प्यारे विद्यार्थियों, इस ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बीए पार्ट सेकंड के इकोनॉमिक्स सेकंड पेपर का अध्ययन करेंगे। आपके सेकंड पेपर का नाम है आर्थिक विचारों का इतिहास। इस पेपर में के पूर्व भी हमने कई चैप्टरों का अध्ययन कर लिया था। कई वीडियो बनाकर आपको भेजा है हमने, आपने उसका अध्ययन किया होगा। आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं उस टॉपिक का नाम है डेविड रिकार्डो। डेविड रिकार्डो का नाम प्राचीन अर्थशास्त्रियों में आता है। प्रतिष्ठित जो संप्रदाय है, क्लासिकल जो अर्थशास्त्री है, उनमें इनका नाम आता है। यानी एडम स्मिथ, माल्थस और इनके बाद रिकार्डो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के अंतिम सदस्य माने जाते हैं। यानी हम बात करें प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की, जिसमें एडम स्मिथ, माल्थस, रिकार्डो, जे.एस. मिल, ये काफ़ी प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं। जिस प्रकार प्रोफेसर माल्थस को अपनी जनसंख्या सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, उनका जो जनसंख्या सिद्धांत है वो काफ़ी प्रसिद्ध हुआ। उसी प्रकार प्रोफेसर डेविड रिकार्डो को भी लगान सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। डेविड रिकार्डो ने जो लगान सिद्धांत दिया था वो काफ़ी प्रसिद्ध हुआ। डेविड रिकार्डो का जन्म सन 1722 में स्पेनिश मूल के एक संपन्न परिवार में इंग्लैंड में हुआ। इनके पिता अब्राहम रिकार्डो एक प्रसिद्ध शेयर दलाल थे। रिकार्डो ने भी अल्पकाल में ही शेयर दलाली के माध्यम से लगभग 20 लाख पाउंड की राशि इकट्ठी कर ली थी। सन 1799 में एडम स्मिथ की पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन का अध्ययन करने के बाद उनका ध्यान आर्थिक समस्याओं की तरफ आकर्षित हुआ और 1817 में उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन। द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन का प्रकाशन हुआ। ये पुस्तक आगे जाकर काफ़ी प्रसिद्ध हुई। रिकार्डो पर सबसे अधिक जो प्रभाव पड़ा उसमें एडम स्मिथ के विचारों का पड़ा। इसके अलावा बेंथम का उपयुक्ततावाद, मिल, जेबीसे का बाजार सिद्धांत, माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत आदि अर्थशास्त्रियों के इसके मानसिक पटल पर प्रभाव पड़ा। इन्होंने इन विद्वानों की जो विचार थे, इनकी जो कृति थी, उनका अध्ययन किया। अब डेविड रिकार्डो की जो प्रमुख कृतियाँ कौन कौन सी है, उसमें सबसे पहले उन्होंने 1817 में एक पुस्तक लिखी थी जो अभी हमने पढ़ा ऊपर कि द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक टैक्सेशन। इसके बाद में 1822 में उन्होंने एक दूसरी पुस्तक लिखी प्रोटेक्शन टू एग्रीकल्चर। 1824 में लिखी ये प्लान फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल बैंक। 1824 में ही उन्होंने एक अन्य और बुक लिखी नोट्स ऑफ माल्थस, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। तो रिकार्डो ने वितरण को ही अर्थशास्त्र में सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना। उन्हीं के शब्दों में उन्होंने बताया कि अर्थशास्त्र का प्रधान उद्देश्य उन नियमों का अनुसंधान करना है जिससे वितरण को निर्धारित करता है। अर्थात हम कह सकें कि रिकार्डो ने जो अपना आर्थिक विचार जो दिए वो मुख्य रूप से वितरण से संबंधित दिए। उन्होंने बताया कि यदि वितरण सही हो जाए तो समस्या समाप्त हो जाएगी, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। रिकार्डो को प्रभावित करने वाले घटक कौन कौन से हैं? रिकार्डो को जो तत्कालीन विचारक थे उनके विचारों, आर्थिक दशाओं एवं घटनाओं का उनके मानसिक पटल पर गहरा प्रभाव पड़ा और इससे रिकार्डो काफ़ी प्रभावित हुए। उसमें हम सबसे पहले लेते हैं औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप हमने पढ़ा था पूर्व में और आप पढ़ चुके होंगे पहले भी निचले कक्षाओं में कि सर्वप्रथम जो औद्योगिक क्रांति हुई थी वो इंग्लैंड से शुरू हुई थी। 1817 में औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में हुई थी। औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप इंग्लैंड में आर्थिक क्षेत्र में नए नए परिवर्तन हो रहे थे। जैसे उत्पादन का पैमाना बड़ा होने के कारण मालिक मजदूर संबंध अप्रत्यक्ष हो चुके थे। मालिक और मजदूर का जो मधुर संबंध थे वो खत्म हो चुके थे। आप पारस्परिक झगड़े शुरू हो गए थे। नए नए कारखाने स्थापित
किए जा रहे थे और उनका विकास हो रहा था। श्रम पूंजी विवाद उत्पन्न होने लगे, मानी जो नियोक्ता है वो श्रमिकों का शोषण करने लग गए हैं। नेक्स्ट आपके जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या के निरंतर बढ़ने से खाद्यान्नों की कीमतें भी बढ़ने लगी और बढ़ती हुई जनसंख्या खाद्यान्नों की मांगों को पूरा करने के लिए घटिया अर्थात कम उपजाऊ भूमियों पर भी खेती करने लगी। मानी जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ने से वस्तुओं की डिमांड बढ़ी और उस डिमांड को पूरा करने के लिए लोग जो बेकार भूमि पड़ी थी, कम उपजाऊ भूमि थी, घटिया भूमि थी, उस पर भी किसान खेती करने लग गए। अच्छी भूमि के स्वामियों को ऊंचा लगान मिलने लगा। नेक्स्ट है नेपोलियन के युद्ध का प्रभाव। नेपोलियन से युद्ध करने के कारण ब्रिटिश सरकार पर जनता का काफ़ी कर्ज बढ़ गया। इससे सरकारी प्रतिभूतियों एवं वित्तीय परिसंपत्तियों में काफ़ी वृद्धि हो गई थी। युद्धों की आशंका से उपभोक्ता वस्तु की मांग बढ़ रही थी, इससे उन वस्तुओं की कीमत बढ़ने लगी थी। युद्धों के बाद सट्टेबाजी की प्रवृत्ति बढ़ गई। रिकार्डो ने इन स्थितियों के लिए वितरण व्यवस्था को दोष माना और इस दिशा में समाधान ढूंढने का प्रयास किया। मनी रिकार्डो ने नेपोलियन के युद्ध के समय ये महसूस किया कि युद्ध के समय सरकार पर कर्ज बढ़ गया और युद्ध की आशंका से लोग वस्तुओं की मांग बढ़ा रहे थे, जिससे बाजार में काल्पनिक कमी पैदा होगी। सट्टेबाज सक्रिय हो गए और लोगों से ऊंची कीमत वसूलने लगे। इनका दोष रिकार्डो ने दिया कि वितरण की व्यवस्था सही नहीं थी। यदि हमें संकट के समय, युद्ध के समय, कमी के समय यदि हम वितरण सही करें तो वस्तुओं की जो कीमत जो बढ़ रही थी उस कीमतों पर हम नियंत्रण कर सकते थे और सभी उपभोक्ताओं को आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई हम कर सकते थे। नेक्स्ट है कीमतों में वृद्धि। जैसे हमने अभी भी पढ़ा कि नेपोलियन ने कीमतों में वृद्धि का कारण नेपोलियन ने बताया कि युद्ध के कारण, जनसंख्या वृद्धि के कारण, सट्टेबाज की क्रिया में वृद्धि आदि के कारण इंग्लैंड में वस्तुओं की कीमतों पर काफ़ी वृद्धि हो गई थी। खाद्यान्न कानून विवाद। इन कानूनों के कारण इंग्लैंड में खाद्यान्नों के आयात पर कई प्रकार के कर तथा निर्यातों पर छूट का प्रावधान किया गया था। औद्योगिक क्रांति के कारण कृषिगत उत्पादन घट रहा था तथा आयातों करों के कारण विदेशों से खाद्यान्नों का आयात संभव नहीं हो रहा था, अतः खाद्यान्न की कीमतें बढ़ने लगी। गरीबों का जीवन कष्ट में हो गया। माने खाद्यान्न कानून विवाद में डेविड रिकार्डो बताते हैं कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के बाद में खाद्यान्नों का उत्पादन कम हो गया और दूसरा खाद्यान्नों के आयात पर सरकार ने कई प्रकार के कर लगा दिए। इस वजह से जो इंग्लैंड में खाद्यान्नों की आपूर्ति कम हो गई और इंग्लैंड में खाद्यान्नों की कीमतें काफ़ी बढ़ गई। रिकार्डो का व्यक्तिगत जीवन। रिकार्डो ने प्रारंभ में ही शेयर बाजार में लाखों पाउंड कमाए, क्योंकि उनके पिताजी भी शेयर मार्केट में काम करते थे। इस वजह से वो भी इसी कार्य में जुट गए। बाद में ग्लॉसेस्टरशायर में हजारों एकड़ ज़मीन खरीदकर उससे ऊंचा लाभ कमाया, उन्होंने लगान कमाया। इससे उन्हें लगान की प्रकृति एवं कारणों के बारे में समुचित जानकारी मिली। नेक्स्ट है वितरण समस्या का प्रकाश में आना। औद्योगिक क्रांति के बाद या औद्योगिक क्रांति के दौरान इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था में कुछ आधारभूत परिवर्तन हुए, जिनमें है कि वहाँ विकास के लाभों को समुचित एवं संतुलित आवंटन का महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा हो गया। वितरण की एक राष्ट्रीय समस्या सामने उत्पन्न हो गई, जिससे रिकार्डो को प्रभावित किया। क्लब। इंग्लैंड में उस समय विद्वानों और विचारकों के वैचारिक आदान प्रदान के लिए क्लब महत्वपूर्ण मंच थे। स्वयं रिकार्डो भी 1821 में स्थापित पॉलिटिकल इकोनॉमिक क्लब के संस्थापक सदस्य थे। मानी उसी समय क्लबों की जो कल्चर थी, उस क्लब कल्चर ने भी रिकार्डो के विचारों को काफ़ी प्रभावित किया। रिकार्डो भी एक क्लब के संस्थापक सदस्य थे।
समकालीन विचारकों का भी रिकार्डो पर प्रभाव पड़ा, जिसमें एडम स्मिथ के विचारों, इसमें J.S. मिल के पिता जेम्स मिल, जेबिसे बेहनम आदि जो विचारक थे उन्होंने रिकार्डो को प्रभावित किया। अब रिकार्डो के प्रमुख आर्थिक विचार ये तो थे, हमने पीछे जो पढ़ा जो कि रिकार्डो के विचारों को प्रभावित करने वाले घटक। अब हम अध्ययन करेंगे रिकार्डो के प्रमुख आर्थिक विचार, जिसमें हम सर्वप्रथम लेते हैं वितरण के सिद्धांत। वितरण के सिद्धांत में रिकार्डो पहले अर्थशास्त्री थे जिन्होंने वितरण की समस्या का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन किया और उसमें सुधार करने की कोशिश की। यद्यपि रिकार्डो से पूर्व एडम स्मिथ तथा कुछ प्राकृतिकवादी अर्थशास्त्री थे, उन्होंने भी इनके सुधारने के लिए प्रयास किए। रिकार्डो प्रथम अर्थशास्त्री थे जिन्होंने वितरण संबंधी सिद्धांत प्रस्तुत करते हुए यह व्यक्त किया कि सभी साधनों को एक ही सिद्धांत के अनुसार हिस्सा नहीं मिलता, बल्कि सभी साधनों के पारिश्रमिक को मालूम करने के लिए अलग अलग सिद्धांत होने चाहिए। प्रोफेसर हेने ने बताया कि रिकार्डो ही एक ऐसा प्रथम अर्थशास्त्री था जिसने वितरण संबंधी समस्याओं की विवेचना की। यदि हम बात करें कि वितरण के सिद्धांत में, तो रिकार्डो ही एक पहले अर्थशास्त्री थे जिन्होंने वितरण के बारे में वैज्ञानिक चर्चा की कि वितरण की व्यवस्था कैसे की जाए ताकि लोग उससे प्रभावित नहीं हो। रिकार्डो के अनुसार राष्ट्रीय आय के 3 प्रमुख हिस्सेदार हैं, अर्थात समाज के 3 वर्ग हैं, जिसमें भूमिपति, श्रमिक और उत्पादक। इन तीनों उत्पादकों के साधनों में हिस्सेदारी क्रमशः मानी भूमिपति को लगान मिलता है, मानी भूस्वामी को, श्रमिकों को मजदूरी मिलती है और जो उत्पादक होता है उसको लाभ प्राप्त होता है। रिकार्डो के शब्दों में राजनीतिक अर्थशास्त्र की मुख्य समस्या वितरण के नियमों का निर्धारण करना है। रिकार्डो के अनुसार प्रत्येक साधन स्वामी को मिलने वाला अंशदान निश्चित नहीं होता। ये उनके कारकों, उनके घटकों जैसे जनसंख्या, श्रम की कार्यक्षमता, कृषि की विधियाँ, भूमि की उर्वरक शक्ति, पूंजी के संचय की मात्रा आदि से उनकी हिस्सेदारी प्रभावित होती है। रिकार्डो का यह भी मत था कि राष्ट्रीय जो उत्पत्ति है, राष्ट्रीय आय है में भागीदारी इन तीनों वर्गों के हित समान नहीं होते। भूस्वामी, श्रमिकों, उत्पादकों हितों में आपस में टकराव होता है, आपसी खींचतान होती है। एक वर्ग को उत्पत्ति में बड़ा हिस्सा मिलता है और दूसरे वर्ग को कम मिल पाता है। अतः उन्होंने वितरण के सिद्धांत में विभिन्न साधनों के हिस्सों एवं कारणों की समुचित व्याख्या का वितरण संबंधी समस्याओं के समाधान को प्रस्तुत किया। इसी में उन्होंने एक सिद्धांत दिया, रिकार्डो का लगान सिद्धांत। आपने BA पार्ट फर्स्ट में भी पढ़ा था, माइक्रो इकोनॉमिक्स में, व्यष्टि अर्थशास्त्र में रिकार्डो का लगान सिद्धांत, जिसमें मैं बताया था कि रिकार्डो ने लगान सिद्धांत के माध्यम से कैसे समझाया था कि भूमि पर एक भूस्वामी को किस प्रकार लगान मिलता है। तो वही चीज़ हम यहाँ पढ़ेंगे कि रिकार्डो की सबसे बड़ी देन उनके लगान सिद्धांत का है। रिकार्डो से पूर्व 1777 ईस्वी में स्कॉटलैंड के कृषि वैज्ञानिक जेम्स एंडरसन ने सर्वप्रथम लगान संबंधी विचार प्रस्तुत किए थे। इसके बाद सर एडवर्ड वेस्ट, माल्थस और रॉबर्ट टॉरेंस ने 1815 में पंपलेट के माध्यम से अपने अपने लगान संबंधी विचार प्रस्तुत किए। लेकिन ये सब जो विचार थे वो अस्पष्ट थे, अपूर्ण थे। इनके बाद में रिकार्डो ही पहला अर्थशास्त्री था जिन्होंने लगान का वैज्ञानिक सिद्धांत प्रस्तुत किया, पूर्ण सिद्धांत प्रस्तुत किया। तो यहाँ पर हम रिकार्डो के लगान सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। अगले वीडियो में इसको हम विस्तार से देखेंगे कि रिकार्डो ने लगान सिद्धांत में क्या क्या बताया। कई बार प्रश्न भी आ जाता है कि रिकार्डो के लगान सिद्धांत को समझाइए या रिकार्डो के लगान सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। तो कल हम इसका अध्ययन